नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। 21 राज्य, 102 सीटें, मुद्दा एक, जय श्री राम। जी हां, पहले चरण का चुनाव अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटे बाकी हैं। हम आपसे अभी से अपील कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। देश की, आपकी, भविष्य की जो रूपरेखा होगी इन्हीं चुनावों में तय होनी है। इसलिए आपसे हम ये अपील आज से ही कर रहे हैं कि मतदान जरूर करिएगा। पहले चरण में 21 राज्य हैं, 102 सीटें हैं। यहां पर हमने देखा कि हर एक सीट पर मुद्दा सिर्फ जय श्री राम का है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन इंडिया अलायंस, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, राहुल गांधी को आपने बोलते हुए सुना भी, वो कह रहे हैं कि 150 पर ही सिमटने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अब क्या होगा? क्या वाकई 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो धरातल पर उतरेगा, या फिर कहीं ना कहीं से बदल जाएगी सरकार? इन सब के बीच में जो तय करेगा ये सब कुछ परिणाम, वो होगा जनता का एक मत। हमारा देश चुनाव की दहलीज पर आकर खड़ा हो चुका है। कल ये द्वार खुल जाएगा। किस तरीके से, किसके पक्ष में लहर है, ये सब कुछ आज रण क्षेत्र में हम बात करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों के साथ। इन सब के बीच बयानों के तीर भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। कुछ चुनौतियां हैं, कुछ आसान राहें हैं। इन राहों के बीच में क्या कहता है पहला चरण, क्या कहेगा पहला चरण, ये सब कुछ आज रण क्षेत्र में। लेकिन सबसे पहले आइए इस टीजर रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है। ये चरण 2024 चुनावों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे में प्रथम चरण की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी की साख दांव पर लगी है। जहां एक तरफ बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस भी अपनी सीटें बढ़ाने की जुगत में लगी हुई है। पिछले चुनाव तक पूर्वोत्तर भारत में भाजपा और दक्षिण भारत में विपक्ष का दबदबा था। प्रथम चरण के चुनाव में यूपी की अहम सीटों पर दांव लगा हुआ है। यूपी की 8 की 8 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जिसके चलते बीजेपी के सामने यूपी में अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती होगी। 2019 में बीजेपी को 8 सीटों में से 5 पर हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन का सबसे अधिक असर यहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। पिछली बार सपा के साथ रहने वाला आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है। पहले चरण की जिन 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन पर कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 134 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, तो 1491 पुरुष कैंडिडेट हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने 102 सीटों में से 40 सीटों पर कब्जा जमाया था और कांग्रेस को 15 सीटें ही मिल सकी थी। पहले चरण में पार्टी ने 8 केंद्रीय मंत्रियों पर भी दांव लगाया। इस चुनाव के बाद ही इन केंद्रीय मंत्रियों के सियासी भविष्य का फैसला होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। 2024 में एनडीए 400 पार के नारे के साथ अपने पुराने प्रदर्शन से बेहतर करने की कोशिश करने में लगी है। अब परिणाम क्या होते हैं, किसकी मेहनत रंग लाती है, ये 4 जून के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 4 जून के नतीजे तय कर देंगे कि लहर किसकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो परिस्थितियां 7 चरणों के चुनाव के पहले बनी है, उसमें वार प्रतिवार जमकर होता रहा है। उसमें जय श्री राम का नारा लगातार लगता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रभु श्री राम का नाम लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को भी आपने देखा कि जन हुजूम के बीच में वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आए हैं। यानी उत्तर से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, अगर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की बात की जाए तो उन मुद्दों में राम का नाम जरूर आया है। और ऐसे में कांग्रेस ये कहती है कि हम राम के व्यापारी नहीं, राम के पुजारी हैं। राम किसके, एक बार फिर से मुद्दा है, एक बार फिर से प्रभु श्री राम चुनावी मुद्दा बन गए हैं। आशीर्वाद किसे देंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आज की डिबेट शुरू करूं, आज के मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले जरा बयानों के तीर सुन लेते हैं, क्योंकि खास तौर से जब चुनावी सभा हो रही है तो एक दूसरे पर किस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले इन बयान तीरों के जरिए सुनते हैं।
तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये इंडी गठबंधन के लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये सारे नेता इसी प्रकार से हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भाई, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? मीडिया पे देखा होगा कि हिंदुस्तान के किसान हर प्रदेश में, कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, मगर जहां भी बीजेपी है वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान सिर्फ न्याय मांग रहा है, वो और कुछ नहीं चाहता है। मुफ्त में कुछ नहीं चाहता, फ्री में कुछ नहीं चाहता, सिर्फ न्याय चाहता है। ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। जनता जागरूक बने, समझे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कल मोदी जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पूरा सिस्टम पारदर्शी हो गया है। वाह! तो ये स्कीम किसने निकाली भाई? गुप्त चंदा देने की स्कीम किसने निकाली? मोदी जी ने निकाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस गुप्त चीज को आप पारदर्शी करो, जनता के सामने सूची लाओ। पहले तो आपने मना किया कि सूची नहीं मिल रही है, फिर सूची भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल रही है, नहीं मिल रही है हम नहीं जानते, निकाल के दो दिन में। सूची निकली कि नहीं निकली, उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का काम कर रही है वो आपको 1100 रुपए की चंदा दे रही है। तो जेल बेल से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक हर किसी पर एक दूसरे पर सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन इन सवाल जवाबों में जो निर्णायक भूमिका निभानी होती है वो जनता को निभानी है, और जनता कल अपनी निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार होगी जब वो पहुंचेगी मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए। बहुत खास ये मतदान होने वाला है, बहुत खास चरण है, क्योंकि यही वो चरण है जो आगे आने वाले 6 चरणों का, 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, पहला चरण ही होगा जो आगे के रण में किस तरीके की हवा बहेगी, क्या कुछ बयार रहेगी, इसकी बहुत हद तक तस्वीर साफ कर देगा, स्पष्ट कर देगा। आपको यहां विशेष रूप से बता दें कि कल होने वाले जो चुनाव है उनमें कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पूर्ण रूप से कल पहले चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा, जिसमें से अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, यूटी, नागालैंड की अगर हम बात करते हैं, तो ये तमाम वो राज्य हैं और जहां पर पूरी तरह से चुनाव कल संपन्न हो जाएंगे। 17 राज्य, 4 यूनियन टेरिटरी, कुल मिलाकर 21 लोकसभा जो क्षेत्र है, कल मतदान करती हुई जनता यहां पर नजर आने वाली है। मुद्दा हम कह रहे हैं एक ही है, जय श्री राम का। क्या इस बार जय श्री राम, प्रभु श्री राम ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाएंगे? इसी पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर लेकर आइए मेहमानों को। हमारे साथ आज के पैनल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रत्नेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अनिल गर्ग साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत। जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हरगोविंद अरोड़ा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ कुछ ही देर में कांग्रेस के अतिथि भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत बीजेपी, रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके साथ ही कर रही हूं। रत्नेश जी, वैसे तो देखिए तस्वीरें बहुत हद तक ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को देखकर तस्वीरें क्लियर हो रही हैं, लेकिन तस्वीर साफ तौर पर 4 जून को क्लियर होगी। भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए आश्वस्त है अपनी जीत के लिए, भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि साहब थोड़ा ठहर जाइए, अभी पिक्चर बाकी है, ट्रेलर कल के चरण से पता चल जाएगा। लावनी जी, आपको और सभी साथियों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय जय सीताराम। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन इस बात को लेकर आश्वस्त था, तो बिल्कुल आश्वस्त है। उसका कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का काम किया गया और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक जो पहचान थी उसको पुनर्स्थापित किया गया। आज हर एक हिंदू और सनातनी बड़े गर्व से कहता है कि आज हम अपने प्रभु श्री राम लला के दर्शन करके आए हैं, और कल रामनवमी थी। कल सबने देखा कि 500 सालों बाद
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रभु रामलला को सूर्य तलक करवाया। ये हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई है उसका परिणाम होगा कि ये जो विपक्षी दल हैं ये सब उड़ जाएंगे, इन सबका कोई अस्तित्व तो नहीं बचेगा। दूसरी बात रही राहुल गांधी जी की, तो देखिए राहुल गांधी जी को कोई सीरियसली नहीं लेता लावण्या जी। ये ऐसे बयान देते रहते हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जो बेतुकी बातें हैं उनको साफ करते करते हम लोग इतने परेशान हो गए थे कि अब हम वहां नहीं रहना चाहते, हम वहां से हट रहे हैं। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी जब दावा करते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो जो होना चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं आया? ठीक है, आप कल पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं और इन ठीक है, लोगों के बीच खींचतान चल रही। लावण्या जी एक मिनट, हाँ एक नहीं बिंदु सर, थोड़ा जल्दी, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क में बाकी के दो गेस्ट का भी लूंगी। आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए 10 सेकंड जगह और दिया आपको। देखिए इंडिया गठबंधन वो बारात है लावणी जी जिसमें हर बाराती दूल्हा है और देश की जनता जो है, ठीक है, इंडी गठबंधन वो बारात जिसमें हर बाराती दूल्हा है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी आपके पास आते हुए और फिर अनिल गर्ग जी के पास, पहले मैं ओपनिंग रिमार्क आप दोनों का लेना चाहूंगी। हरगोविंद जी, खास तौर से जब हम इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी रत्नेश जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा हो, एक ही बात कह रहा है कि देखिए इस बार क्लियर कट वॉकओवर होने वाला है। हकीकत कई बार वो नहीं होती है जो हम देखने की कोशिश करते हैं। क्या कहीं ना कहीं से कोई चूक तो नहीं हो रही है? क्योंकि इस बार चुनौती उन सीटों पर भी है जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गई थी। जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश का जिक्र पहले ही कर दिया अपने रिपोर्ट में कि 5 ऐसी सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं लग पाई थी। हालांकि आरएलडी तब दूसरे अलायंस में था, विपक्षी गठबंधन में था। इस बार आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है। क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? आपका आकलन क्या कहता है? इसके बाद अनिल जी के पास आती हूं। देखिए, कोई भी चुनाव ये केवल कल को होने वाला चुनाव नहीं है, अभी या 2024 नहीं, कोई भी चुनाव होता है उसकी प्रतीक्षा राजनीतिक दल अरसे से कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हम लगभग पूरा साल पढ़ते हैं और जब हमारी परीक्षा आती है तो उसमें हमें दम खम से सब लिख कर पढ़ के आना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारे परिणाम ये बताते हैं कि हमारी योग्यता क्या है। अब राजनीतिक दल तो पूरे दम खम और पूरी शक्ति से लगेंगे, पूरी अपनी संभावनाएं जो पहले से तय होती हैं और जितने समीकरण तय होते हैं और जिताऊ कैंडिडेट मैदान में उतारे जाते हैं, और उसके पश्चात जो सीटें विशेष तौर पर, जैसे पिछले चुनाव में आपने अभी कहा कि 5 सीटें, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश जहां पे भाजपा हारी, उनका जो, और ये हर एक सीट पर, और विशेष तौर पे जहां नंबर 2 पर रहते हैं वहां तो पूरा जोर लगाया जाता है। और ये स्वाभाविक है, चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे करेंगे, अपने अपने प्रयास करेंगे, लेकिन तय तो मतदाता ही करेगा ना। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर, जैसे आप लोग और हम ये सब अपील करना चाहेंगे कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। देखिए, मुझे आज बड़ा ना ये शर्मनाक लगता है, लोकतंत्र के इस पर्व में, इतने हाईटेक युग में, आज भी हमें आपको और अनेकों प्रचार के माध्यम से ये निवेदन करना पड़ रहा है कि आप अपने मत का प्रयोग करें। और यही जब मुफ्त माल कोई योजना आए तो क्या इन लोगों से या उन मतदाताओं से प्रचार करना पड़ता है या निवेदन करना पड़ता है आप वहां जाएं? वो तो टूट के पड़ते हैं सब। तो ये लोकतंत्र है। मेरे शब्द कहीं किसी को बुरे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर ये विनती है कि 100% मतदान हो। यदि आज के हाईटेक युग में भी मत प्रतिशत कम रहता है तो जो पूरा विश्व इस बड़े लोकतंत्र को देख रहा है तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। ठीक है, ठीक है, यानी 100% मतदान हो, ये कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। अनिल गर्ग साहब, आपके पास आ रही हूँ। जो मेरा मूल प्रश्न था, बदलाव या फिर अब की बार भी मोदी सरकार, क्योंकि राम जी का नाम जगह जगह लिया जा रहा है। बंगाल भी कल चुनावी मैदान में उतर ही जाएगा और बंगाल में भी जय श्री राम का नारा, रामनवमी पर पथराव, ये सब कुछ है मुद्दा। देखिए, जब हम अवलोकन करते हैं तो देखना ये होगा 2019 और 2024 के बीच में तस्वीर बदली क्या है। अगर हम बदली तस्वीर को देखें राज्यवार, तो आप देखा अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे मान लो, तो जिस पीडीए की बात आज अखिलेश जी कर रहे हैं या जिस पीडीएम की बात औषधि ऐसी कर रहे हैं, अगर ये बना था तो 2019 में बना था जब एसपी और बीएसपी साथ आए थे। एसपी बीएसपी साथ आए तो वो क्लेम कर रहे थे कि पिछड़े भी हमारे साथ हैं, दलित भी हमारे साथ हैं और अल्पसंख्यक भी हमारे साथ हैं।
और उसका असर नजर आया था। भारतीय जनता पार्टी अपनी 15 सीटें गंवा दी थी, यानी कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती और 15 सीटें एसपी बीएसपी ने जीत ली थी। लेकिन इस बार पीडीएम कहीं है ही नहीं। आप ये देखिए, पीडीएम अगर होता तो उसी दिन ऐसे ही अपना दल का जो सेक्रेटरी था वो भी इनके साथ होते और अपने कांग्रेस के साथ एसपी साथ है तो बीएसपी भी साथ होती। अब ये जब 3 अलग अलग ग्रुप बना के लड़ रहे हैं तो पीडीएम कहीं है नहीं। तो मेरा ये मानना है इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और पिछली बार जो इस बार 8 सीटों का जो पिछली बार चुनाव हो रहा था, मात्र 3 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। इस बार आपको परिणाम चौंकाने वाले होंगे इन 8 सीटों पर। पिछली बार 3 बीएसपी ने जीती थी, इस बार बीएसपी वहां जीतने नहीं जा रही, लेकिन एसपी को जीतने भी नहीं देगी, कांग्रेस को जीतने भी नहीं देगी। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली ये सारी सीट बीजेपी के खाते में जाएंगे और 2014 का जो परिणाम था उत्तर प्रदेश का, वही कुछ तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो जी 10 सेकंड में पूरा कर फेस है, ये जो फेस है वैसे देखा जाए तो इंडी गठबंधन वालों के लिए फायदेमंद फेस है, वो भी बिकॉज ऑफ तमिलनाडु के पूरे राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं और तमिलनाडु में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कुछ था ही नहीं। लेकिन अनिल जी तो, ये इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि तमिलनाडु में यानी दक्षिण के दुर्गों को जीतने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी ब्रिगेड इस वक्त हमने देखा कि इस बार चुनावी मैदान में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ दौरा हुआ, गृह मंत्री अमित शाह गरजते हुए नजर आए, जेपी नड्डा साहब गरजते हुए नजर आए और सीधे तौर पर ग्राउंड से कहा जा रहा है कि इस बार कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मछुआरों का मुद्दा उठाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसके बाद की परिस्थिति का एक बड़ा इंपैक्ट होगा। एक क्विक रिएक्शन अनिल जी। हाँ, मैं वही पे आ रहा था, आपने बीच में बोला, मैं उस पे आ रहा था। पिछली बार की स्थिति में बता रहा था कि पिछली बार जो कुछ डीएमके को सारा कुछ मिल गया था, इस बार वहां तस्वीर बदली हुई है। वहां पे इस बार द्रविड़ और सनातन का सीधा सीधा मुकाबला आ रहा है कि वहां पे जो कच्चे टापू की बात की प्रधानमंत्री ने, देखिए बहुत सारा हिस्सा जो समुद्री उस पे सीमा पर है तमिलनाडु का, मछुआरे सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पे जिंदा रहते हैं, उनकी आजीविका का साधन वही का वही है। और कच्चे टापू का जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया, किस तरह से बिना कारण कांग्रेस सरकार ने उस समय, इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को दे दिया, जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी है, हमारी जो समुद्री सीमा है वो भी कम हो गई है, हमारी जो अधिकार क्षेत्र है वो भी कम हो गए। तो ये सबका इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी बहुत बड़ा सोशल इशू था। हरगोविंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है अनिल जी, प्लीज आगे आती हूँ, आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ, हरगोविंद जी के पास जा रही हूँ। हरगोविंद जी, ये बड़ा सोशल इशू था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अगर हम नॉर्थ में देखें तो पूरी तरीके से सैचुरेशन स्थिति में नजर आ रही है। यहाँ पर 2014 हो या 2019 हो, यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ सीटें आई। मुद्दा साउथ का था। साउथ में से ही जो 400 पार का नारा है, कैसे आप पूरा कर सकते हैं? या तो आप पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे या तो आप दक्षिण की तरफ जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये जो राज्य है, 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है, ये इन्हीं राज्यों के बलबूते दिया जा रहा है? यहां पर लगता है आपको कि वो दावे पूरे होते हुए नजर आएंगे, जैसा कि अभी अनिल जी बताने का प्रयास भी कर रहे थे? हरगोविंद जी, देखिए, 400 पार का अर्थ ये है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरी आंधी और क्लीन स्वीप, जैसा राजीव गांधी जी लेकर आए 1984 में, वो संभव तो होता कहीं दिख नहीं रहा। कारण कि जैसे आपने ही अभी कहा कि उसमें बंगाल को देखना है, दक्षिण को देखना है। ये दक्षिण में और बंगाल में और कुछ प्रांतों में जो वो क्षेत्रीय दल हैं, वो ऐसा चक्रव्यूह बनाकर बैठे हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह जा तो सकती है, लेकिन उससे बाहर आ पाना उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर जो मैंने पहले कहा, सभी राजनीतिक दल हैं प्रयास, और मोदी जी का जो जलवा है, वो मोदी जी की जो पीक पर लोकप्रियता है उसको तो कैश करेंगे। और अभी अनिल जी की एक बात पर मैं अनिल जी से ही पूछना चाहूंगा, कच्ची टापू का जो विषय आया, 10 वर्ष मिले कच्ची टापू पर। अगर इतनी हमदर्दी थी देश के उस भूभाग को लेने की, 10 वर्ष क्या कम थे? और क्या अगर 2024 में 400 का बहुमत मिलता है तो क्या इतनी क्षमता रखेंगे कि कच्ची टापू को भारत में वापस ले सकें?
ये भी तो स्पष्ट करना होगा, या केवल चुनाव में उन भावनाओं को ही लेकिन और उसके हरगोविंद जी यहाँ पर आप अनिल जी से इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी मंशा क्या है। आप निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ रहे हैं या स्वार्थ के भाव से? किसी ने तो सोचा 10 सालों में ही सही, लेकिन किसी ने सोचा तो सही कि इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए। यहाँ तो पहले की पार्टियों ने तो बैग में बंद करके रख दिया था इस मुद्दे को, किसी ने ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं समझी थी। कम से कम मुद्दा उठा तो सही ना। देखिए, भारत की संतान होने के नाते हम दोनों के मन में वही पीड़ा होगी जो प्रधानमंत्री जी के मन में होगी। चलिए हरगोविंद जी, मैं 10 सेकंड के लिए बस आपको रोकूंगी। एक ग्राफिक के जरिए जरा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए पहले चरण में कितनी सीटों पे मतदान हो रहा है। ये तमाम वो राज्य हैं जो खास तौर से कल पहले चरण में चुनावी दौर में उतर जाएंगे। भारत में 21 राज्यों की अगर बात करें तो आप देखिए वो 21 राज्य, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक आप देखिए, उत्तर से दक्षिण तक देखिए, 21 राज्य की 102 सीटें, जहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र से लेकर इधर मणिपुर मिजोरम तक देख लीजिए, हर जगह चुनावी दौर होगा। इस चुनावी दौर में मतदान करना है जनता को, देश का भविष्य तय करना है जनता को। इसी ग्राफिक के साथ पूरी कर लीजिए अपनी बात हरगोविंद जी, जल्दी से। जी, और वही भारत की संतान होने के नाते आपके मेरे में मन में और प्रधानमंत्री के मन में यही पीड़ा होगी। लेकिन जैसे आपके शब्द, क्या ये मुद्दा ही रह जाएगा या इसका कोई समाधान होगा? और अगर इसका कोई समाधान ना हुआ तो ये पीड़ादायक है। ठीक है, काउंटर आंसर जल्दी से अनिल गर्ग जी, 20 सेकंड्स। देखिए, मजेदार चीज ये है लावनी जी, अभी जब 1962 में चाइना से भारत हार गया था और लद्दाख का एक बड़ा क्षेत्र चाइना के पास चला गया था, अब जब संसद में बोलते हुए विपक्षी सांसद ने बोला कि आपने इतना बड़ा क्षेत्र गंवा दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? अरे वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तो ये उनकी सेंसिबिलिटी है, उनके भावनात्मक लगाव है देश की जमीन के लिए। और इस समय भी यही बोला गया। कच्चू टापू की जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई, तब कांग्रेस के शीर्ष नेता ने एक जवाब दिया कि वहां तो निर्जन है, वहां पे एक भी आदमी नहीं रहता, आप उस टापू के लिए परेशान है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि ये टापू सिक्योरिटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक चीज, दूसरा, कोई जो जमीन अपनी होती है, कोई टापू अपना होता है, तो उसका 30 किलोमीटर का एरिया समुद्री सीमा वो अपनी होती है। समुद्री मतलब दक्षिण भारत में ये मुद्दा गरमाएगा। कल अगर वोटर निकलेंगे तो इस मुद्दे को अपनी जेब में लेकर जाएंगे। मैं आती हूँ अनिल जी, हमारे साथ कांग्रेस से भी अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। अमित जी, 400 पार का नारा दे रहे हैं सामने वाले आपके जो ओपोनेंट, जिनको सबसे बड़ा आप मानते हैं, और वो जय श्री राम भी कह रहे हैं। इस बार आप लोगों के खाते में क्या जा रहा है? क्योंकि जिस दम पर आप ये कह रहे हैं कि 150 पर रुक जाएगी बीजेपी, राहुल गांधी ये कहते हैं, जब आप लोग ये कहते हैं कि अब बदलाव जनता चाहती है, तो यहाँ पर बदलाव के बीच में चेहरा क्या होगा, जनता तो ये भी जानना चाहती थी। इस पर तो आपने पिक्चर ही क्लियर नहीं की अभी तक। बहुत सी पिक्चर कल पहले चरण के चुनाव में क्लियर हो जाएगी। ये जो सगुफे मीडिया के माध्यम से और तथाकथित मीडिया और इनके प्रचार तंत्र के माध्यम से छोड़े जा रहे हैं, उसका जो असर देखने को मिलेगा। आम जनता जो है वो महंगाई से ग्रसित है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान एमएसपी की गारंटी नहीं पा रहा, इससे परेशान है। इन सब मुद्दों को लेकर के कल और कांग्रेस की 5 न्याय पत्रों को लेकर के, न्याय की गारंटियों को ध्यान में रख करके जो मतदाता है वो निकलेगा वोट डालने के लिए। और दूसरी बात ये रही कि आपने कहा कि सनातन का विरोध किया किसने, कांग्रेस में किसने विरोध किया? तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कल के रोड शो में भी कहा, सनातन के ठेकेदार भाजपा वाले कैसे हो गए? जो सनातन के प्रधानमंत्री, सर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इनविटेशन मिला था ना आप लोगों को? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, सुनने आप ही को सुनने के लिए तो मैंने प्रश्न किया। देखो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं बताऊं आपको, मैं बहुत ही बोल लीजिए 20 सेकंड। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ठेका भारतीय जनता पार्टी वालों को कैसे मिल गया? ना गलती हो गई सर आपसे। उन्होंने तो कहा ही नहीं था कि ये बीजेपी का इवेंट है। राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक। हाँ ठीक है, आज आस्था याद आ रही है सर, जब राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था तब आस्था कहा थी। मैडम रोज आस्था मुझे याद आती है और मैं रोज। अरे अमित जी खूब बोलिएगा, लेकिन मेरे प्रश्न को सुन लीजिए। सुनिए सारा प्रश्न, एक सेकेंड, हम लोग कहीं बीच चौराहे पर बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहे। मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए, एक को आप सभी को बारी आएगी, आप सभी की बारी आएगी। अमित जी,
आस्था की बात आप कर रहे हैं ना, मुझे 2 सवालों का जवाब सीधे सीधे दे दीजिए। राम मंदिर आपने कहा कि बीजेपी की कोई अकेले ठेकेदारी नहीं थी, मान लिया भाई, तो अगर ये इवेंट देश का इवेंट था तो आपको उस समय बीजेपी को साइडलाइन करके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचना चाहिए था। आपने कहा कि आप लोग राम के पुजारी हैं, राम के अस्तित्व पर तो सबसे पहले आप ही लोगों ने सवाल खड़ा किया था। जनता ये सब देखेगी सर। हाँ, आप ही जवाब दीजिए, आप ही से पूछा है मैंने, आप ही से पूछा है। बहुत ही स्पष्ट तौर पे कह दूं, किस सनातन की बात करते हैं भाजपा वाले, किस सनातन की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? राम के अस्तित्व को या सनातन के अस्तित्व के प्रधानमंत्री आज शंकराचार्य को चुनौती देने वाले और उनकी जो अस्मिता उसको तार तार करने वाले। सर, मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे लीजिए। आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पानी पी पी कर कोसा, 2014 के बाद 2019 में भी आपको मुंह की खानी पड़ी। देखिए, जो सवाल मैंने पूछा उस पर बता दीजिए। मैंने कहा कि वो बीजेपी का इवेंट था, आप मान रहे थे, लेकिन वो देश का भी इवेंट था। उस वक्त आप लोग कहां थे जब राम पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि ये काल्पनिक है? राम और कृष्ण तो काल्पनिक व्यक्तित्व थे, तो जो आपने कल्पना कही थी, ये कल्पना आज आपको क्यों आत्मसात करनी पड़ गई? आज मैं बता तो रहा हूं कि कल जो फर्स्ट फेज का चुनाव होगा उसमें युवा अपने रोजगार को लेकर के निकलेगा, किसान अपनी एमएसपी की गारंटी को लेकर के निकलेगा, और जितने भी देश के मुद्दे हैं उन सब को लेकर के युवा निकलेगा और देखेगा फर्स्ट फेज के चुनाव से किस प्रकार की आंधी बहेगी। और जिसमें रत्नेश जी जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए, फिर बाकी के दोनों पत्रकारों के पास जाती हूँ मैं। रत्नेश जी, वैसे अमित जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था आप उसका जवाब नहीं दे पाए। गोल गोल जलेबी आपने जरूर बनाई, लेकिन मेरे उन दोनों प्रश्नों का जवाब मुझे नहीं मिला। आप बीजेपी को पानी पी पी कर कोसिए, वो आपका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मैंने आपसे प्रश्न की पूछा कि कांग्रेस के किसी भी बंदे ने ये क्यों नहीं सोचा कि राम अगर देश का मुद्दा है, सनातन अगर देश का आधार है, तो छोड़िए ना, बीजेपी का इवेंट है तो होने दीजिए, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हम जरूर जाएंगे। वहां पर आप क्यों नहीं पहुंचे? आज आपके लोग कहते हैं हम राम के व्यापारी नहीं, राम के पुजारी, और जब राम को काल्पनिक बताने की बात आई थी आप लोग कोर्ट तक पहुंच गए थे। छोड़िए ना साहब। रत्नेश जी बोलिए। देखिए लावणी जी, मेरा अमित जी से निवेदन है कि बहुत कायदे से सुन लीजिएगा। कर सकता हूं, तो मैं नहीं कर सकता ना। रत्नेश जी ठीक है, अमित जी आ रही हूं मैं आपके पास। नहीं, अमित जी बड़ी शांति से मुझे सुनिएगा। देखिए अमित जी की पार्टी के साथ एक दिक्कत है लावणी जी, बहुत बड़ी। ये अपना इतिहास नहीं पढ़ते। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट था। भारतीय जनता पार्टी क्या राम की ठेकेदार है? चलिए मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट था। आप ही की पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या में अपनी जनसभा में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है 1989 के चुनाव प्रचार में, तो हम राम मंदिर पर कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। चलिए भाजपा को छोड़ देते हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कम से कम अपने स्वर्गीय पति और पिता के लिए तो अयोध्या आना चाहिए था। तो जो नेता अपने पिता और पति के लिए अयोध्या नहीं आए, जिन्होंने अपने पिता और पति को दमकिनार कर दिया, उनकी बात क्या करेंगे आप? मैंने बहुत शांति से कहा तो सुनिएगा। दब गई आपकी नस। चिल्लाइए मत। ये लावणी जी क्या करवा रहे हैं आप? ये मैं चौराहे पे बैठ के डिबेट नहीं कर रहा हूँ, ये चाय की टपरी की डिबेट नहीं है। चाय की टपरी की डिबेट नहीं है अमित तिवारी। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है रत्नेश जी, आपने एक प्रश्न का उनका काउंटर जवाब 20 सेकंड में, बाकी के 2 मिनट जल्दी से 20 सेकंड सर। लंबी बातें मत रखिए ना, समय की कुछ सीमाएं होती है, सभी अतिथियों से अनुरोध है। लावणी जी मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है 20 सेकंड अमित जी 1 सेकंड। अमित जी आपके पास आऊंगी मैं, इसका काउंटर आंसर दीजिएगा आप। 20 सेकंड उनको बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगी मैं। 20 सेकंड जल्दी से रत्नेश जी। देखिए मुझे लगता है कि अमित जी को नवंबर 1989 का बयान देखना चाहिए राजीव गांधी का। पढ़ लेते आप तो अच्छा होता। आप लोगों की यही बात है कि आप लोग डिनाइल मोड में चलते हैं, आप स्वीकार ही नहीं करते हैं। ठीक है काउंटर आंसर जल्दी से अमित जी, काउंटर आंसर। ठीक है रत्नेश जी। दूसरी बात रत्नेश जी जल्दी सर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनातन का अपमान किया है। ठीक है रत्नेश जी। अमित जी काउंटर आंसर देंगे जल्दी से, बहुत जल्दी से अमित जी। आम जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। अरे दूसरी बात कि ये जो निजी टिप्पणियां आ जाती हैं समाज के अंदर, इनको मैं अर्थहीन मानता हूँ, बिल्कुल स्तरहीन मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग
बिल्कुल राजनीति में ना बोले, जो निजी टिप्पणियां करने के लिए बहुत ही नहीं, निजी टिप्पणी तो होनी ही नहीं चाहिए। राजनीतिक शुचिता कुछ होती है और हर शो की भी एक शुचिता होती है। व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं दोनों की ही नहीं ये स्वीकार करूंगी। चलिए ठीक है, चलिए हरगोविंद अरोड़ा जी, प्लीज कि आप दोनों का फटे डाउन किया जाए। पॉलिटिकल बॉडीज का हो गया, जरा आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपके पास आ रही हूँ। पहले आपने सुना, देखिए जब कभी ऐसा मुद्दा आएगा एक दूसरे पर इस तरीके की छीटाकशी होगी, और ये हो रही है तो चुनावी सभाओं में भी हम देख रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम चीजों को देखते हैं, प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2019 तक श्री राम की बात की, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उसका फायदा लेती हुई, पॉलिटिकल माइलेज लेती हुई दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी। इस बार उन्होंने जो दो मुद्दे पहले रखे थे, चाहे धारा 370 का हो या राम मंदिर का हो, वो संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद जो संकल्प पत्र सामने आया है उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मोदी की गारंटी दी जा रही है। इंडिया अलायंस के पास एक नहीं कई घोषणा पत्र है जिसमें कई घोषणाएं हैं। न्याय पत्र की बात अमित तिवारी जब कर रहे थे तो उन न्यायों में भी ये देखा जा रहा है कि क्या जो एक कॉमन घोषणा होनी चाहिए, एक कॉमन जो न्याय मिलने की बात होनी चाहिए, क्या वो मिल पाएगा? क्योंकि जनता देख रही है कि विश्वसनीयता किसकी ज्यादा है। हरगोविंद जी, देखिए केवल 2014 या 19 में ही भगवान राम को लेकर के बात नहीं करनी होगी। 91 का चुनाव भी जो था, बीजेपी ने राम राज्य की ओर चले, भाजपा के साथ चले, और ये तो कांग्रेस को भी सोचना होगा, जहां पर कृपा राम जी की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। भाजपा जिस 400 पार की आज बात कर रही है, एक जमाने में कांग्रेस तो वो 400 पार थी, लेकिन क्या कारण है कि वो 40-44 पर ही लपेट कर रह गई? कारण कि जो आज कांग्रेस की हरकतें हैं, केवल बहुसंख्यक लोगों के जो स्वाभिमान है और जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़। आपने अभी जिक्र किया कि ये अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। अभी आप कल की बात लीजिए ना, जिहादियों ने रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी की बंगाल में। क्या पूरे देश में किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसकी आलोचना की, उसकी निंदा की? और फिर ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हम भी सनातनी हैं? देखिए ना, आप समझिए, आज ध्रुवीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण, ये तो तय है कि चुनाव इसी आधार पर है। ध्रुवीकरण की नौबत इसीलिए आ गई उस बहुसंख्यक समाज को, जब ये 400 पार थे तब से ही दबा रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि राजीव जी ने, इंदिरा जी के एजेंडे में भी राम मंदिर था, तभी तो जनता और हिंदू समाज और बहुसंख्यक समाज कांग्रेस को 400 पार करवाता रहा। लेकिन जब इन्होंने भावनाओं को ही आहत किया तो आज ये उस पर आकर बैठ गए, और हो सकता है कल को ये पार्टी करने का नतीजा जब 2014 में भी जब ऐसी परिस्थिति बनी थी, अनिल जी आप, मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, एक एंटनी साहब की रिपोर्ट में तो लिखा गया था ना कि आपने बहुसंख्यकों को नजरअंदाज किया, उनकी भावनाओं को आहत किया, तो आप देखिए कि आपका क्या हाल हुआ है। 2019 में भी ये समझ नहीं पाए। अभी कल देखिए प्रियंका गांधी एक बयान देती हैं, जब पत्रकार उनसे बहुत सारी चीजें पूछ रहे होते हैं तो उनका कहना होता है कि बीजेपी चाहे हम मेरी दादी के गले में रुद्राक्ष देखे या मुझे मंदिर जाते हुए देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुद्दों को भटकाने का प्रयास हो रहा है। मुद्दे ये है ही नहीं। उनका कहना ये है, कांग्रेस का ये कहना है कि सनातन मुद्दा ही नहीं है। अगर सनातन मुद्दा ही नहीं है तो ये किस अधिकार से अब कह रहे हैं? जयराम रमेश को हमने कहते हुए सुना कि हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। लावली जी, बात बिल्कुल उन्होंने ठीक कही। उनके लिए सनातन मुद्दा नहीं है, उनके लिए अपीजमेंट ही एक मुद्दा है। आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए, जिसका वो न्याय पत्र देते हैं, वहां पे या तो वो जाति की बात कर रहे हैं या वो धर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में एक बेसिक फर्क है जो मैं समझता हूँ। बेसिक फर्क ये है कि बीजेपी ने कभी भी सनातन से दूरी नहीं बनाई, उसने अपनी बात स्पष्ट रखी। राम मंदिर के लिए अपने कमिटमेंट साफ रखा, मथुरा के लिए अपना कमिटमेंट साफ रखा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए और काशी के लिए भी। अभी मेरे कांग्रेसी साथी बैठे, अभी भी ये कहने की स्थिति भी नहीं है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। अभी भी ये कहने की स्थिति नहीं है कि काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बड़ा होना चाहिए, भरपूर बनना चाहिए, ज्ञानवापी वापिस होना चाहिए, क्योंकि नहीं है। क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो अपीजमेंट की जो इनकी नीति है पूरी की पूरी धाराशाही हो जाएगी। हाँ, जब ये बन जाएंगे बाद में कहेंगे हम कृष्ण भक्त हैं, हम बाबा भक्त हैं, वो एक अलग बात है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में धर्म के नाम पे ये जो स्पष्टता है ये अलग अलग किस्म की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन वो अपीजमेंट के नाम पे नहीं होगा।
अगर मुस्लिम भी साथी है तो हिंदू भी साथी है, और वो धर्म के आधार पे कर रहे हैं तो हमें सबका विकास करना है। ठीक तो है, ये यानी बड़ा सेलेक्टिव फर्क है अप्रोच दोनों में। नहीं रही, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रही। हालांकि ये भी हकीकत है कि सेलेक्टिव अप्रोच भले ही भारतीय जनता पार्टी की ना रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं से जो चुनौती बनेगी वो मुस्लिम बहुल इलाके जरूर बनेंगे, जहां पर गठबंधन ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। और खासतौर से आप ही लोगों ने कहा कि गठबंधन के साथ साथ बीएसपी ने, एमआईएम ने अपने अपने चेहरे अगर वहां पर उतार दिए हैं तो वोटों का डाइवर्जन होगा, एक फायदा मिल सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर चुनौतियां ज्यादा हैं। जल्दी से 20-20 सेकंड में अगर अनिल जी आप और गोविंद जी आप दोनों इस पर एक कमेंट कर दें। अनिल जी पहले 20 सेकंड जल्दी से। लावनी जी, आपने पहले शुरू में कहा था कि एनडीए 400 पार कैसे कर सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी जो 8 सीटें यूपी की होंगी, जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 5 हार गई थी, इस बार वो 5 हारने वाली नहीं है, क्योंकि जो समीकरण है वो ये बताते हैं इसमें से वो और 4 सीटें जीत सकती है। मंत्री तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिला नहीं था, इस बार वो 4 से 5 सीटें जीत सकती है। इस बार केरला में वो अपना खाता खोल सकती है, 3 सीटें जीत सकती है। वेस्ट बंगाल में इस बार बड़े भाई की भूमिका में आएगी और वो टीएमसी से ज्यादा सीटें हासिल करेगी, 24-25 सीटें हासिल कर सकती है। तो कुल मिला के ऐसा है जो 50 सीटें एनडीए की बढ़ा देगी। ठीक है, लेकिन हरगोविंद जी, राजस्थान जैसे राज्य भी है जहां पर कहा जा रहा है कि 11 सीटों की संख्या जो थी 2019 में वो कम भी हो सकती है। 12 सीटों पर कल होने वाला है चुनाव, 11 पे जीत दर्ज की थी, लेकिन ये संख्या कम हो सकती है। थोड़ा सा लोकल इश्यूज वहां पे हाई हो गए, चेहरे भी हाई हो गए। देखिए ये तो परिणाम तय कर ही देंगे, लेकिन फिर एक निवेदन कि कल ये तो तब होगा ना कि जब मतदान अत्यधिक प्रतिशत में होगा। मतदाताओं से निवेदन कि शराब या किसी लोभ में आकर देश का और अपने बच्चों का भविष्य बेचने का प्रयास ना करें और मतदान करें। 100% मतदान होगा, यही लोकतंत्र की जीत है। ठीक है, भविष्य तय करना है तो 100% मतदान करना होगा। रत्नेश जी, आई एम सो सॉरी, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी रण क्षेत्र में। आप लोगों का ही तो अब समय आ रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी या अन्य पार्टियां, उनके लिए लोकतंत्र का यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को, सभी पार्टियों के नेताओं को और कल के लिए आप सभी पार्टियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपील करते हैं हम जनता से एक बार फिर से कि कल आपका अधिकार है, उस अधिकार से वंचित मत रहिएगा, बाहर जरूर निकलिएगा, 100% वोट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 102 सीटों पर 21 राज्यों के 102 सीटों पर कल मतदान होना है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार सुदर्शन न्यूज पल पल की अपडेट के साथ चप्पे चप्पे पर एक एक सीट पर अपने रिपोर्टर्स के साथ आपके बीच होगा। अपील यही है, निकलिएगा जरूर, इस पर्व का हिस्सा बनिएगा जरूर। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।